नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आशा करता हूं कि आप बहुत बहुत अच्छे हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और उसी क्रम में एक और बेहतरीन कदम हम आप बढ़ाने वाले हैं मिलकर इस सेशन में। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान के अंदर जो मेवाड़ का इतिहास है उसकी चर्चा कर रहे थे। टॉपिक था राजस्थान के प्रमुख राजवंश। तो आइए चर्चा करते हैं मेवाड़ राजवंश के बारे में, जिसमें हमने अभी कुछ पढ़ भी लिया था और इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। एक सेकंड का रुक टाइम दीजिएगा, एक सेकंड। गुरु जी जय श्री राम, राधे राधे। सूरज कैसे हैं आप? प्रकाश चंद्र जी स्वागत आपका। कैसे हैं? हरिओम जी स्वागत आपका। कैसे हैं? अनिल राणा जी स्वागत आपका। साहिल स्वागत आपका। कैसे हैं? राजीव कुमार स्वागत आपका। कैसे हैं? ई और आर में कौन सी पुस्तक पढ़े? तो भैया ई और आर का जो सिलेबस है वो आरएस का ही सिलेबस है। तो आरएस की पुस्तक पढ़े क्योंकि उसका थोड़ा सा लेवल जो है अप रहता है। तो आरएस लेवल की जो भी पुस्तक आती है आपकी वो पढ़ लें आप ई और आर के लिए। बाकी हम ई और आर की अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड रुको भैया। कमलेश जी स्वागत आपका। कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। और बाकी इस परिवार के सभी बच्चों का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कैसे हैं आप? जय जाम्भो जी बीकानेर से, अनिल, सुधार, जया सैनी जी, महक स्वागत आपका, राजेश कुमार जी स्वागत आपका। और आइए करते हैं शुरुआत। वैसे भी 2-3 मिनट का समय हमने ले लिया चश्मा साफ करने में, जो कि पहले भी हो सकता था, लेकिन क्या है कि ऐसे अगर आप बैठे हैं चश्मा लगा के तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर चश्मे पे कुछ भी डस्ट लगी हुई है तो भी कोई दिखता नहीं है। लेकिन जैसे ही लाइटों के सामने आती है ना तो डस्ट का एक दाना भी ना बहुत बड़ा दिखने लगता है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा समय लगा, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। आपकी सारी क्लासें देखते हैं। रुख खान, रुख खान बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत और आपकी पूर्ण सहायता करेंगे हम। जहां पर भी आपको लगे कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो एक बार सारे बच्चे लाइक बटन दबाते हुए बता दें कि करें शुरुआत सेशन की। 2 दिन से ये सेशन हुआ नहीं है। कल हमने ये सेशन किया नहीं था। इससे पहले परसों हमने जो है इस सेशन के क्वेश्चन करे थे। तो आज इस सेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। और लास्ट सेशन में हमने कितना पढ़ लिया था? लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार गोहिल वंश की स्थापना होती है। इसके बाद हमने पढ़ा मेवाड़ में गोहिल वंश जो है कैसे स्थापित होता है। इसके बाद हमने बप्पा रावल के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने जो है वो नागदा में पढ़ा। और इसके बाद हमने पढ़ा अल्लट आलू रावल के बारे में, जो कि 10वीं शताब्दी में शासक बने। इसके बाद हमने जैत्र सिंह पढ़ रहे थे और हमसे एक गलती हुई थी कल लास्ट सेशन में कि हमने आपको 1234 डेट बताई थी। किसकी? भूताला के युद्ध की, जो कि कितनी है? 1227 है। तो जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हैं वहां पर थोड़ा सा अपडेट करना है कुछ एरर को, कि भूताला का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1227 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1227 में भूताला का युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य, जिसमें नागदा को उजाड़ दिया गया था। और इसके बाद
तेज सिंह से आज हमें जो है वो शुरू करना है। यानी चेत्र सिंह तक हमने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था, तेज सिंह से आज शुरू करते हैं। आज पहले से लिखा हुआ है तो आज केवल समझने का प्रयत्न करेंगे हम, यानी मैं आपको समझाऊंगा, आप साथ साथ में लिखते रहें और साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते रहें, कुछ एक्स्ट्रा चीज बताई जाए वो भी लिख लीजिएगा। तो करें शुरुआत। देखिए देखिए तेज सिंह जो शासक बनते हैं वो चेत्र सिंह के बाद बनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन अब तक के पेपरों में पूछे गए हैं तेज सिंह से, तेज सिंह से जो क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं वो कौन कौन से पूछे जाते रहे? 1253 से 1273 तक इनका जो शासनकाल है वो रहता है, और इन्होंने जो है वो परम भट्टाकर महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। याद रखना, मेवाड़ का वह कौन सा शासक है जिसने परम भट्टाकर महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो ये थे तेज सिंह। तेज सिंह के शासनकाल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि इनके शासनकाल में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो कि चित्रित ग्रंथ है इसकी रचना हुई थी। चित्रकला में हमने पढ़ा भी था कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना हुई थी किसके शासनकाल में? तेज सिंह के शासनकाल में हुई थी, और 1260 में जो है इसकी रचना होती है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्री, और इसके जो चित्रकार थे वो कौन थे? कमल चंद्र थे। तीन बातें मोस्टली याद रखनी है। एक तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है तेज सिंह से, दूसरा क्वेश्चन है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना किसके शासनकाल में हुई? तेज सिंह के शासनकाल में हुई। किसने की? कमल चंद्र ने की। और कब की? तो 1260 में की। ठीक है। इसके बाद इनके काल में गयासुद्दीन बलबन ने जो है वो आक्रमण किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, असफल था। इनकी पत्नी थी जिनका नाम था जयतल देवी। क्या नाम था? जयतल देवी नाम था, जिन्होंने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। बस तेज सिंह के शासनकाल में हमें यही याद रखना है। लेकिन तेज सिंह के शासनकाल से बेहतरीन जो क्वेश्चन बनता है, जो कि चित्रकला में भी आपसे पूछा जाता है और यहां पर भी पूछा जाएगा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना किसने की थी, किसके काल में की थी, कब की थी? बस इतना आपको याद जो है यहां से रखना है। ठीक है। बाकी मैंने चीजें लिखी ही नहीं है, जो केवल मोस्ट चीजें हैं उन्हीं को मैंने यहां पर जो है वो क्या किया है, शामिल करने का प्रयत्न किया है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो शासक हैं वो है समर सिंह। समर सिंह जो है वो तेज सिंह के क्या है? पुत्र हैं। समर सिंह जो है वो क्या है? तेज सिंह के पुत्र हैं। पहली बात याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं पूछा गया है कि इतिहास में कि समर सिंह कौन है। ऐसा क्वेश्चन जनरली बहुत कम पूछा जाता है। जैसे महाराणा प्रताप जैसे बड़े जो शासक हैं उनके माता पिता के बारे में पूछा जा सकता है, वो हम याद रख लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। दूसरी बात जो याद रखने योग्य है, जो समर सिंह का पुत्र है वो तो तेज सिंह है, और तेज सिंह के दो पुत्र हुए। एक का नाम हुआ रतन सिंह जो कि बड़ा पुत्र था, दूसरे का नाम हुआ कुंभकर्ण जो कि क्या था? छोटा पुत्र था। क्या था? छोटा पुत्र था। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राज दरबार का एक रूल होता है कि जो राजा का बड़ा पुत्र होगा वो क्या बनेगा? राजा का जो बड़ा पुत्र होगा वही क्या बनता है? शासक बनता है। राजा का जो बड़ा पुत्र होता है वही क्या बनता है? शासक बनता है। इसीलिए जो है वो रतन सिंह तो मेवाड़ के शासक बनते हैं, चित्तौड़ के, और कुंभकर्ण जो है वो कहां चला जाता है? नेपाल चला जाता है, और नेपाल में शाही वंश की जो है वो स्थापना करता है। तो नेपाल जो है हिंदू राष्ट्र है, और वहां के जो हिंदू है वो भारतीयों के ही वंशज है, और आप सब जानते हैं कि नेपाल भारत का ही हिस्सा भी रहा है। तो ये आप याद रख सकते हैं। इनकी बस समर सिंह के काल की यही बातें याद रखनी है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। याद रखना है आपको रतन सिंह को, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रतन सिंह मोस्ट है। रतन सिंह जो है मेवाड़ के शासक रतन सिंह जो कि समर सिंह के पुत्र हैं, और इनको प्रेम हो जाता है श्रीलंका की एक राजकुमारी से। किससे हो जाता है?
श्रीलंका की एक राजकुमारी से होता है जिसका नाम है पद्मिनी। और पद्मिनी जो है वो सिहल द्वीप की राजकुमारी है। सिहल द्वीप जो है वो श्रीलंका को ही कहा जाता है। सिहल द्वीप श्रीलंका को ही कहा जाता है। और इनके जो पिता है वो गंधर्व सेन है और इनकी जो माता है वो चंपावती है। कहते हैं कि पद्मिनी बहुत ज्यादा सुंदर थी और पद्मिनी का विवाह होता है। इनके पास एक हीरामन नामक तोता था। क्योंकि श्रीलंका तो मेवाड़ से बहुत दूर है, तो कैसे इनका प्यार हुआ इसके बारे में भी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनके पास, पद्मिनी के पास जो है एक गागरोनी तोता था, ठीक है, जिसका नाम हीरामन था। और उस तोते के जरिए जो है ये प्रेम का बातें किया करते थे। और फिर जो है इनका विवाह होता है। और विवाह के बाद जो है इनके साथ एक इनके दरबार में जो है एक तांत्रिक था जिसका नाम था राघव चेतन, जो कि काला चेतन के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये जो राघव चेतन था कहीं ना कहीं ये भी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था और इसीलिए ये काले जादू करता था, काले जादू करता था जिससे कि ये पद्मिनी को अपने वश में कर ले। और इस बात का पता चल गया किसको? रतन सिंह को, जो कि चित्तौड़ का शासक था। तो रतन सिंह ने क्या किया, इस राघव चेतन को अपने साम्राज्य से निकाल दिया, यानी मेवाड़ से निकाल दिया। और जब राघव चेतन को निकाला गया तो राघव चेतन बड़ा क्रोधित हुआ, बड़ा गुस्सा आया इसको, और राघव चेतन जो है वो दिल्ली चला जाता है। किसके पास? आगरा चला जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी को बताता है जाके कि देखो अलाउद्दीन खिलजी, तुम्हारे पास इतनी सारी बेगमें हैं, लेकिन एक ऐसी लड़की है, एक ऐसी महिला है मेवाड़ के अंदर जिससे तुम्हारी सारी बेगमें एक तरफ है और वो एक तरफ है, यानी उससे सुंदर कुछ भी नहीं है। और इस तरीके से भड़काया, उसके सौंदर्य का वर्णन किया, जिससे कि अलाउद्दीन खिलजी के मन में जो है वो पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा जाग गई। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जो है कौन कह रहा है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो राघव चेतन ने जो है वो जाके अलाउद्दीन को पूरी बातें बताई पद्मिनी के बारे में, और पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा जाग जाती है अलाउद्दीन खिलजी के मन में। और इसके बाद होता है चित्तौड़ का या मेवाड़ का प्रथम शाखा, राजस्थान का दूसरा शाखा 1303 में। ये जो बात है ये बताई गई है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा 1540 में, जो पद्मावत की रचना की गई थी अवधी भाषा में। इसमें इन्होंने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी रानी को प्राप्त करने के लिए ही जो है वो आक्रमण करता है। और इस युद्ध का आंखों देखा हाल हम अमीर खुसरो द्वारा रचित पुस्तक खजाइन उल फुतूह, जिसे तारिख ए अल्लाई भी कहा गया है, तारिख ए अल्लाई भी कहा गया है, इसमें हमें पूरी जानकारी जो है वो आंखों देखा वर्णन मिलता है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। ये जो आक्रमण है ये काफी लंबे समय तक चला। अलाउद्दीन खिलजी, जैसे कि आपने मूवी में देखा था, मूवी में तो हालांकि 100% सत्यता नहीं है, लेकिन लंबे समय तक इनका आक्रमण चलता है। लेकिन ये चित्तौड़ तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि चित्तौड़ का दुर्ग आपको पता है बहुत विशाल है। ये नीचे डेरा डाले रखते हैं, युद्ध होता नहीं है और ये वहां पर बैठे रहते हैं। अंततः क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी धोखे से संदेश भिजवाता है, धोखा करने के लिए रतन सिंह के पास कि हम संधि करना चाहते हैं, आप हमें रानी पद्मिनी का एक बार दर्शन करवा दीजिए। तो रतन सिंह भी ये चाहता है कि युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध में हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए युद्ध से जितना बचा जाए उतना अच्छा है। तो रानी पद्मिनी का वो ऐसे कहते हैं कि पानी के अंदर उनकी परछाई से दर्शन करवाते हैं। और फिर जो है रतन सिंह को धोखे से कैद करके जो है अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अपने साथ ले आता है और उसको जो है वो कैद कर लेता है। इसके बाद जो है रानी पद्मिनी को पत्र भेजा जाता है कि रानी पद्मिनी, अगर तुम चाहते हो कि रतन सिंह जिंदा रहे, तुम अगर रतन सिंह को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम जो है मेरे पास आ जाओ। किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ।
लेकिन पद्मिनी जो थी एक वीर राजपूत महिला थी, वीरांगना थी, उसकी रगों में जो है राजपूतों का खून दौड़ रहा था। तो रानी पद्मिनी बिल्कुल भी घबराई नहीं। रानी पद्मिनी ने पत्र पढ़ा और वापस पत्र लिखा कि हम आपके इस बात को मानने के लिए तैयार हैं, हम आपके पास आ रहे हैं, लेकिन हमारी भी 3 शर्तें हैं। हाँ, दिल्ली कैद करके लेके जाता है। पहले अलाउद्दीन खिलजी आगरा था, फिर आगरा से दिल्ली चला जाता है। तो हमारी भी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि आप राघव चेतन का सिर काटकर हमें भेजेंगे, उसका गला काटकर हमें भेजेंगे। दूसरी शर्त यह है कि हम अपनी 1600 सखियों के साथ, यानी अपनी 1600 दासियों के साथ तुम्हारे पास आएंगे, अकेले नहीं आएंगे, हमारी दासियां हमारे साथ आएगी। और तीसरी शर्त यह है कि हम सबसे पहले आपके पास आने, आपसे मिलने से पहले रतन सिंह से मिलेंगे और उनको रिहा करवाएंगे। ये 3 शर्तें हैं कि हम, पहली शर्त राघव चेतन का गला काट के भेजना है, दूसरी शर्त हम अपनी 1600 सखियों के साथ आएंगे, तीसरी शर्त जो है क्या है कि हम सबसे पहले आके रतन सिंह से मिलेंगे। ये 3 शर्तें आपको जो है माननी पड़ेगी। और अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े खुश होकर ये 3 शर्तें मान ली। और इसके बाद जो है रानी पद्मिनी गोरा और बादल के पास जाती है। अब गोरा और बादल जो थे वो नाराज हो गए थे रतन सिंह से। रतन सिंह से गोरा और बादल क्यों नाराज हो गए थे? रतन सिंह से गोरा और बादल इसलिए नाराज हो गए थे क्योंकि गोरा और बादल ये कहते हैं रतन सिंह से, जब रतन सिंह ने रानी पद्मिनी को दिखाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को अपने दरबार में बुलाया, तो कहते हैं कि गोरा और बादल इस बात से जो है वो सहमत नहीं थे कि हम वीर हैं, हम राजपूत हैं, हम लड़ना पसंद करेंगे, लेकिन अपने घर की लक्ष्मी का या अपने घर की महिलाओं को किसी जो है वो शासक के सामने जो है वो दर्शन नहीं कराने देंगे। इस बात से गोरा और बादल जो है नाराज होकर चले जाते हैं। तो रानी पद्मिनी ने सबसे पहले गोरा बादल को ढूंढा और गोरा बादल से कहा कि गोरा बादल, आज तुम्हारी बड़ी आवश्यकता आन पड़ी है। और गोरा बादल तुरंत तैयार हो गए और रानी पद्मिनी के साथ जो है वो और अपने बेहतरीन सैनिकों को इकट्ठा किया और डोलियों में, पालकियों में बिठाया, है ना। और इस तरीके से सुबह सुबह जो है वो शुक्रवार के दिन और मॉर्निंग के समय ही पहुंच जाते हैं दिल्ली और वहां पर जाके हमला करते हैं। गोरा बादल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी ये समझ भी नहीं पाया कि क्या हो गया। तब तक जो है वो रानी पद्मिनी रतन सिंह को रिहा करवा के कहां ले आती है? चित्तौड़ ले आती है। गोरा बादल वहीं लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। 1600 डोलियां सजाई गई थी बिल्कुल। अब होता क्या है, अलाउद्दीन इस हार से बड़ा क्या हुआ? क्रोधित हुआ, बड़ा उसको गुस्सा आया और उसने जो है वो चित्तौड़ की ओर अपनी सेना का गमन किया। भागते हुए रानी पद्मिनी और रतन सिंह का पीछा किया और इस प्रकार से चित्तौड़ के अंदर जो है वो 1303 में एक बेहतरीन भयंकर युद्ध लड़ा जाता है। और इस युद्ध में गोरा बादल की सबसे ज्यादा कमी जो है वो महसूस की जाती है, फिर भी सेना जो है वो वीरता से लड़ती है और रतन सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं। रानी पद्मिनी ने अपनी 1600 दासियों के साथ, यानी 1600 महिलाएं थी टोटल, जिसमें अन्य रानियां भी थी और दासियां भी थी और दुर्ग की अन्य महिलाएं भी थी। तो 1600 महिलाओं के साथ जो है वो यहाँ पर जौहर का अनुष्ठान किया। इसीलिए जो है चित्तौड़गढ़ का जो शाखा है वो राजस्थान में जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर अग्नि कुंड जो है बना हुआ है, उसमें अग्नि प्रज्वलित करके वहां पर जो है वो ये जौहर होता है। और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी इतना ज्यादा गुस्से में था उस टाइम जब वो रानी पद्मिनी को प्राप्त नहीं कर पाया, तो यहाँ आम जो लोग थे, जो किसान थे, गरीब महिलाएं, यानी जो आम लोग थे, एक तो शासक वर्ग होता है दुर्ग में और दूसरा होता है आम लोग, ठीक है, आम लोग होता है। आम जो लोग थे, जो किसान थे, सामान्य व्यापारी थे, उन बच्चों को, उनकी महिलाओं को, बुजुर्गों को उन्होंने 30,000 लोगों का कत्लेआम कराया, उनके गले कटवा दिए। 30,000 लोगों के क्या करवा दिया? कत्लेआम करवा दिया। और 1303 के अंदर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया?
अब देखो इसमें अमीर खुसरो जो है और भी कारण बताता है कि युद्ध के अन्य कारण क्या थे। एक तो साम्राज्य विस्तार की नीति थी, दूसरा था चित्तौड़गढ़ का व्यापारिक तथा सामरिक महत्व का होना। रतन सिंह के जो सेनापति थे वो थे गोरा और बादल। इसके अलावा देखिए 26 अगस्त 1303 को रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ जो है जौहर किया। यह मेवाड़ का चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है, राजस्थान का ये दूसरा शाखा होता है। अलाउद्दीन ने 30,000 लोगों का नरसंहार करवाया। पुत्र खिज्र खां के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या कर दिया, खिजराबाद कर दिया। और इस दुर्ग में एक मकबरा बनाया और उस मकबरे में एक जो है लेख लिखवाया। उस लेख में लिखवाया कि अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया माना गया है और अलाउद्दीन खिलजी संसार का क्या है, रक्षक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहां से हमें ये साक्ष्य मिलते हैं या कहां पर ये लिखा मिलता है, या चित्तौड़ के अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे से हमें क्या जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया यानी लिखा गया है। भाई लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हैं, संसार का रक्षक जो है वो माना गया है यहाँ पर। और खिज्र खां ने बाद में ये जो दुर्ग है वो मालदेव सोनगरा को दे दिया और मालदेव वही सोनगरा है, मालदेव सोनगरा जिसे मुछाला मालदेव भी कहते हैं। एक तो मालदेव हुए हैं मेवाड़ में, उसमें मालदेव की बात नहीं कर रहे हैं। मालदेव सोनगरा जो सोनगरा चौहान थे ना उनका मालदेव है, जिसे मुछाला मालदेव भी जो है वो कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है वो चित्तौड़ का प्रथम शाखा, राजस्थान का दूसरा शाखा और रानी पद्मिनी और रतन सिंह और मेवाड़ और अलाउद्दीन खिलजी का ये पूरा जो है इतिहास इस तरीके का जो है रहा है। अब इसके बाद जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं, राणा हमीर बनते हैं। लेकिन यहां पर होता क्या है कि चूंकि आप सब जानते हैं कि राणा रतन सिंह रावल रतन सिंह, क्योंकि अब तक राणा शाखा शुरू नहीं हुई है, रावल रतन सिंह और पद्मिनी की मृत्यु हो जाती है और उनके आगे कोई वंशज होते नहीं हैं। और एक तरीके से जो गुहिल वंश का ये जो रावल शाखा है, गुहिल वंश की जो रावल शाखा है वो यहां पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, रावल शाखा, क्योंकि इनके कोई वंशज बचे ही नहीं। रानी पद्मिनी के कोई पुत्र था नहीं और रतन सिंह की कोई मृत्यु हो गई वहां पर और लगभग जो है वो सारे लोग वहां पर मारे जाते हैं। अब यहां पर रावल शाखा का एंड होता है, यहां पर खिलजी वंश का जो है वो पुनः साम्राज्य स्थापित हो जाता है। लेकिन खिज्र खां जो कि अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, पुत्र था, उसने क्या किया, कुछ समय के बाद दुर्ग का जो अधिकार है वो किसे सौंप दिया, सोनगरा को सौंप दिया, मुछाला सोनगरा को। और मुछाला सोनगरा से ये दुर्ग जीत लिया किसने, गुहिल वंश की ही एक अन्य शाखा के शासक हमीर, राणा हमीर ने। राणा हमीर कौन है, इससे पहले हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में कि अरि सिंह का पुत्र है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि सिसोदा गांव के अंदर छोटे भाई को क्या दे दिया गया था, शासन दिया गया था। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा पीछे चलकर आपको याद दिलाने का प्रयत्न करता हूं, देखिएगा। देखिए हमने पढ़ा था कि रण सिंह या करण सिंह नामक शासक हुए, उनके दो पुत्र थे, क्षेम सिंह और राहब। क्षेम सिंह जो है इसका बड़ा पुत्र जो था वो तो था बड़ा पुत्र था और राहब जो था वो छोटा पुत्र था। क्योंकि बड़ा पुत्र शासक बनता है तो क्षेम सिंह शासक बना, रावल शाखा यहां से प्रारंभ होती है। और छोटा पुत्र जो था वो सिसोदा ग्राम का सामंत बनता है, कौन, राहब। और इसी राहब के वंशज में सिसोदा ग्राम के सामंत जो है वो होते हैं अरि सिंह, और अरि सिंह के जो पुत्र होते हैं उनका नाम था क्या, हमीर। क्या नाम था, हमीर नाम था, ठीक है। और राणा हमीर जो है वो क्या करते हैं, मालदेव सोनगरा से ये जो दुर्ग है वो जीत लेते हैं। और सिसोदा गांव का सामंत होने के कारण ये जो वंश है या ये जो शाखा है गुहिल वंश की, ये सिसोदिया शाखा कहलाई। राणा हमीर जो है विषम घाटी पंचानन कहलाते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इनको विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है, विषम घाटी पंचानन इनको कहा गया है। इसके अलावा जो है वो राणा की उपाधि का इन्होंने प्रयोग किया। हमीर देव के बाद या हमीर और हमीर देव के बाद जितने भी शासक हुए हैं वो सारे के सारे क्या कहलाए,
वो सारे के सारे जो है राणा कहलाए, यानी उन्होंने अपने नाम से पहले राणा शब्द का जो है वो प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। राणा हमीर, राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा लाखा, इस तरीके से जो है ये परंपरा जो है वो आगे चलने लगी। इसके बाद बात करते हैं तो राणा हमीर जो है वो मेवाड़ के उद्धारक कहलाते हैं। 3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो कि पूछे जाते हैं। एक तो मेवाड़ के रक्षक कौन है, मेवाड़ के रक्षक, एक मेवाड़ के उद्धारक और एक मेवाड़ के संरक्षक। तो लिख लो आप, मेवाड़ का उद्धारक तो किसे माना जाता है, उद्धार करने वाला। मेवाड़ का उद्धार करने वाला कौन है, राणा हमीर है। मेवाड़ का जो रक्षक है यानी मेवाड़ की रक्षा करने वाला जो है वो महाराणा प्रताप है। और मेवाड़ का जो संरक्षक है, संरक्षक यानी संरक्षण देने वाला, माता पिता की तरह, वो है भामाशाह। तो ये 3 क्वेश्चन मोस्ट बनते हैं, मेवाड़ के रक्षक, संरक्षक और उद्धारक। उद्धारक हमीर, रक्षक महाराणा प्रताप और संरक्षक जो है वो संरक्षक कौन बताओ, संरक्षक है भामाशाह। क्योंकि जब मेवाड़ पर विपदा आई तो भामाशाह ने अपना सारा धन महाराणा प्रताप को दिया और एक संरक्षक की भांति जो है वो उन्होंने बर्ताव किया। ठीक है, हाँ, कुंभा ने वीर राजा की उपाधि दी, आगे पढ़ेंगे उसमें, कुंभा में पढ़ेंगे वो हम आगे। अब चलते हैं आगे, देखो मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। रसिक प्रिया में इनको वीर राजा कहा है। क्या कहा गया है, रसिक प्रिया में इनको वीर राजा भी कहा गया है। चित्तौड़ के अंदर इन्होंने बरबड़ी माता यानी अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनाया और अन्नपूर्णा माता या बरबड़ी माता जो है इनकी क्या है, राणा शाखा की क्या है, इष्ट देवी है, या इस वंश की क्या है, इष्ट देवी है। और इनकी कुल देवी तो आप सबको पता है, बाण माता इनकी क्या है, कुल देवी है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो राणा क्षेत्र सिंह आते हैं। कौन आते हैं, राणा क्षेत्र सिंह। राणा क्षेत्र सिंह जो है हमीर के पुत्र हैं और मालवा के दिलावर खां गोरी को इन्होंने परास्त किया था। और इसके बाद जो है वो मेवाड़ और मालवा का विरोध शुरू हो जाता है, मेवाड़ और मालवा का विवाद शुरू हो जाता है। किसके बाद, क्षेत्र सिंह के शासनकाल में, जब क्षेत्र सिंह ने दिलावर खां गोरी को परास्त किया, इसके बाद जो है वो मालवा और मेवाड़ का विवाद प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद जो शासक बनते हैं वो राणा लाखा बनते हैं। इन्हें ही लक्ष्य सिंह कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, लक्ष्य सिंह भी कहा जाता है राणा लाखा को। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है, यह कहा गया है कि राणा लाखा के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें तो इनके शासनकाल में जब राणा लाखा शासक बने तो मेवाड़ की आर्थिक स्थिति जो थी वो इतनी अच्छी थी नहीं, तो इनको धन की आवश्यकता थी। इसीलिए इनके शासनकाल में जावर की खानें जो है वो मिली। जावर की खानें जहां से चांदी प्राप्त हुई। पिछोला झील का निर्माण हुआ इनके शासनकाल में, जो कि चित्रमल नामक एक बंजारे ने बनवाया। और इस पिछोला झील के तट पर, इस पिछोला झील के किनारे पर जो है वो राणा लाखा ने नटनी का चबूतरा बनाया। क्या बनाया, नटनी का चबूतरा बनाया। ये जैसे पिछोला झील है, ठीक है, ये क्या है, पिछोला झील है। हुआ क्या, नटनी का चबूतरा क्यों बनाया, ये पिछोला झील है। ठीक है, पिछोला झील है ये, मान लीजिए आप। यहां पर राजा अपना सिंहासन लगाए हुए बैठे हैं और पीछे मंत्री सब खड़े हुए हैं, इधर कुछ मंत्री, मुख्यमंत्री वगैरह बैठे हुए हैं। अब उस समय यहां पर एक नटनी आई हुई थी, नटनी जो कि नाच वगैरह दिखाती है, कलाकार होते हैं ये। तो नटनी ने कहा कि मैं यहां अगर रस्सा बांध के और यहां तक मैं जा सकती हूं, यानी मैं रस्से पर चल सकती हूं, इस झील को मैं रस्से से पार कर सकती हूं, रस्से पर चलकर पार कर सकती हूं। और इस बात को लेकर जो है वो नटनी और राणा लाखा जो है उनमें क्या हो जाता है, एक शर्त हो जाती है। क्या हो जाती है, एक शर्त हो जाती है। ठीक है, और शर्त हो जाती है तो क्या होता है, यह तय होता है
राणा लाखा ने कहा कि अगर तुम रस्सी पे चल के इस झील को पार कर जाती हो तो हम तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे देंगे। राजा लोग थे भैया, राजा लोग तो कह देते हैं ऐसी बातें। नटनी ने कहा ठीक है महाराज, थारी बात तो कौन फिर जाएगा थे, काल न बाद में नट तो नहीं जाओगा। बोले नहीं नटेंगे, मना नहीं करेंगे, कह दिया तो कह दिया, देंगे तुम्हें आधा साम्राज्य। अब नटनी ने शुरू किया यहां से चलना, नटनी यहां तक पहुंच गई। अब इनके जो मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, उनको लगा कि यार राजा तो कबाड़ा करेगा, आधा राज्य दे देगा, आधा राज्य देने से तो काम खराब हो जाएगा। चुपके से इसने क्या किया, राजा हार ना जाए इसलिए रस्सी काट दी और ये नटनी जो है यहीं पर गिर जाती है, पिछोला झील में डूब के मर जाती है। और एक तरीके से नटनी के साथ धोखा हो जाता है। इसीलिए इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए एक तरीके से यहां पर जो है नटनी का क्या बनाया जाता है, एक चबूतरा बनाया जाता है। देखो इतिहास में छित्रमल नाम भी है और पिछू नाम भी है, पिछू बंजारा। पिछू बंजारा लिख लेते हैं। अब क्या है कि कभी अलग बुक से नोट्स बन जाते हैं ना, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है। जो आपकी ये बुक दी हुई ना, देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये जो बुक है आपकी, कहां गई वो, एक मिनट रुकना, इसमें पिछू बंजारा दे रखा है। जो राजस्थान का इतिहास और संस्कृति है, हुक्मी चंद जैन है ना, इसमें क्या दे रखा है, पिछू बंजारा दे रखा है हुक्मी चंद जैन वाले में। तो इसीलिए सॉरी, उसमें जो है छित्रमल बंजारा दे रखा है। हुक्मी चंद जैन ने जो है वो क्या लिख रखा है, छित्रमल बंजारा लिख रखा है। बाकी आरबीएससी का ही सही है, पिछू कर देते हैं यहां पर, पिछू बंजारा। आरबीएससी को ही हम ज्यादा सही मानते हैं, ठीक है। ये जो मैं नोट्स बना रहा था ना, वो थोड़ा सा उस बुक से मैं देख रहा था, तो इसीलिए यहां पर ये नाम आया है। पिछोला झील नहीं बनवाई थी उन्होंने, नहीं नहीं, ये बात सत्य है। महाराणा लाखा ने जो है वो झील नहीं बनाई थी, महावीर प्रसाद सैनी जी, ठीक है। महावीर प्रसाद जी, महाराणा लाखा ने झील नहीं बनाई थी, इन्होंने तो केवल ये नटनी का चबूतरा बनाया था। झील का निर्माण तो पिछू बंजारे ने ही करवाया था, ये बात सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिएगा, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन राणा लाखा के काल से पूछा जाता है, वो कौन सा पूछा जाता है, राणा लाखा के काल से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि झोटिंग भट्ट, धनेश्वर भट्ट किसके दरबार के विद्वान थे। यह क्वेश्चन ये पूछा गया, मैंने बहुत सारे पेपरों में देखा है कि झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट जो थे किसके दरबारी थे, तो ये संस्कृत के विद्वान थे, और राणा लाखा या लक्ष्य सिंह के क्या थे, दरबारी थे। अब देखो राणा लाखा विश्वासघात तो करया ही इसने नटनी के साथ। अब क्या होता है कि ये मेवाड़ है, और मेवाड़ के अंदर जो शासक है वो है राणा लाखा, और लाखा के पुत्र है राजकुमार। क्या है ये, राजकुमार है। और इधर जो है मारवाड़ है, मारवाड़ का शासक है चुंडा, और चुंडा की पुत्री है हंसाबाई, राजकुमारी है। तो बोला कि टाबर बड़ा हो गया, टाबर बड़ा हो गया तो ब्याह सगाई की चर्चा करो। जी हाँ, आपने घरे जी टाबर बड़ा हो जाए, नहीं 19-20 साल का हो जाए, 21-22 साल का हो जाए, तो घर आ के कर लाग जाए, ब्याह की यहाँ चर्चा कर लाग जाएगा, छोरी देखो भाई, छोरो ढूंढो बढ़िया है, कोई नौकरी लागड़ो जो छोरो है तो ढूंढो, आड़ोस पड़ोस में है ना, रिश्तेदारा में जगह चौधरी टाइप आदमी है बनगढ़ सकना, जो बताई जाए कि भाई मारे एक छोरो है या मारा एक छोरी है, तो एक बढ़िया सुंदर और योग्य वर चाहिए। क्या चाहिए, वर चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है, इधर तो क्या है, चुंडा है, और इधर है हंसाबाई, ठीक है। चुंडा के 2 पुत्र थे। देखो याद रखना, चुंडा मारवाड़ में भी हुआ है, ये तो राणा चुंडा है, याद रखना, राणा चुंडा, और ये मारवाड़ का चुंडा है, ठीक है। तो हंसाबाई का
विवाह तय किया जाता है किसके साथ? चुंडा के साथ। मारवाड़ के चुंडा ने यह तय किया, मारवाड़ के चुंडा और रणमल जो कि राजकुमार था, कि हम अपनी बेटी का, है ना, विवाह जो है वो किससे कर देते हैं? हंसाबाई से कर देते हैं। हंसाबाई से हम अपनी पुत्री या रणमल की जो बहन है इसका विवाह कहां कर देते हैं? चुंडा से कर देते हैं। इससे क्या हो जाएगा? मेवाड़ और मारवाड़ के संबंध अच्छे हो जाएंगे और सब कुछ ठीक रहेगा, युद्ध वगैरह नहीं होंगे। और इसीलिए एक पंडित जी को भेजा जाता है एक नारियल देके कि पंडित जी आप जाओ और रिश्ता करके आओ। पंडित जी आते हैं, दरबार लगा हुआ है इस तरीके से। यहां जो है वो लाखा बैठे हुए हैं, राजा है लाखा, तो कौन बैठे हुए हैं? लाखा यहां बैठे हुए हैं, यहां बाकी सारे मंत्री वगैरह ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये जो सीट है वो किसकी है? चुंडा की है। और चुंडा इस समय उपस्थित नहीं था, अनुपस्थित था। ये क्या था? ये अनुपस्थित था, दरबार में था नहीं, कहीं गया हुआ था। तो याद रखना, जब भी आपकी शादी विवाह की बात चले तो कभी भी अनुपस्थित मत रहना, ठीक है, उपस्थित रहना हमेशा। तो ये जब पंडित जी यहाँ पर पहुंचे, दरबार में लेके आए, नारियल लेके आए अंदर, है ना, सोने चांदी का नारियल लेके आते थे पहले। तो इन्होंने कहा कि हम आपके पुत्र राणा चुंडा के लिए राजकुमारी हंसाबाई का नारियल लेके आए हैं। लेकिन चुंडा थे नहीं, ब्राह्मण देवता ने भी देखा चुंडा नहीं है, और लाखा ने कहा देखो भैया आज चुंडा तो है नहीं। अब लाखा थोड़े मजाकी आदमी थे। क्या थे लाखा? मजाकी आदमी थे। हालांकि इनकी आयु बहुत ज्यादा थी इस टाइम, लगभग 75 से 80 वर्ष की आयु में थे ये। तो इन्होंने कहा कि देखो है मारे बुढ़ा आदमी खातर कुण नारियल लियावे, माने बुढ़ा आदमी ने कुण आपकी छोरी दे मारो, ब्याह थोड़ी हो उसके बुढ़ा आदमी हो। तो इसने तो मजाक में कहा कि आप अपने रिश्तेदार में जावा, कई रिश्तेदार अपना मजाक किया हुआ, मजाक मजाक में कह दे के ओ किसो मास्टर बनेगा, बीएड ग्रेडा गणा ही फिरेगा। कह दे तो कह दे, कोई बात नहीं है, कह सकते हैं ना, ऐसे हो भी जाता है कई बार। इसी तरीके से इसने भी, लाखा ने भी क्या कर दिया? मजाक कर दिया कि मार खातर कुण नारियल भेजा है, बुढ़ापे में गए। अब ये बात जाके ब्राह्मण वापस गया और वापस जाके चुंडा को कहा कि महाराज राणा चुंडा तो हमें मिले नहीं, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। अब ब्राह्मण देवता ने जाके क्या कहा? ब्राह्मण देवता ने जाके क्या कहा चुंडा से कि देखो चुंडा जी, मैं तो नारियल लेके गया, वहां पे राणा चुंडा तो हमें मिले नहीं क्योंकि वो उस दिन दरबार में थे नहीं, लेकिन राणा लाखा ने हमें ये कहा कि हमारे लिए नारियल कौन भेजेगा। तो इन दोनों बाप बेटों के दिमाग में जो है एक आइडिया आया, दिमाग की बत्ती जग गई इनकी। क्या जग गई? दिमाग की बत्ती जगी। और दिमाग की बत्ती जगते ही इन्होंने कहा ब्राह्मण देवता से कि आप वापस जाओ, ब्राह्मण देवता वापस चले जाओ, आप वापस जाके ये नारियल आप कहो कि हम लाखा के लिए लेके आए हैं। किसके लिए लेके आए हैं? आपके लिए लेके आए हैं लाखा जी, ये लो नारियल लो लाखा जी, हम आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन चूंकि आपकी आयु ज्यादा है, बुढ़ापे में शादी कर रहे हो, इसलिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है आपकी, कंडीशन यह है लाखा जी, दूसरे दिन आते हैं हंसाबाई का नारियल लेके। इस दिन दरबार में चुंडा थे, इस दिन दरबार में कौन थे? राणा चुंडा थे। दूसरे दिन राणा चुंडा आ गए, लाखा के पास नारियल आता है। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हम आपके विवाह के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि जो हंसाबाई और लाखा, राणा लाखा यानी आप और हंसाबाई से जो पुत्र होगा, आप और हंसाबाई से जो पुत्र होगा वह क्या बनेगा? शासक बनेगा। अगर आपको ये कंडीशन मंजूर है, अगर आपको ये कंडीशन मंजूर है
तो हम हमारी हंसा का विवाह आपसे कर देंगे और हम भूल जाएंगे कि आप बूढ़े आदमी हो। हम भूल जाएंगे। अगर तुम्हें बुढ़ापे में विवाह करना है तो कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब देखो, राणा लाखा तो यहाँ काठो काठो हो यार, आप बुढ़ापे में के ब्याह करा। लेकिन चूंकि बात दरबार में है और पुत्र चुंडा को यह बात समझ में आ गई कि बापूजी ब्याह करना चाहे। चुंडा को क्या लगा कि बापूजी ब्याह करना चाहे। आपा बापूजी के ब्याह के मायने के बन रहा, हड्डी बन रहा। आपा बापूजी के ब्याह में के बन रहा, बाधा बन रहा। तो लाखा खड़े हो गए, राणा चुंडा खड़े हो गए। चुंडा ने कहा, ब्राह्मण देवता या थोड़ो के, कई बार आदमी जोश में भी तो आ जाए। राणा, जो ये राणा चुंडा थे, ये जोश में आके बोले कि महाराज ब्राह्मण देवता, आपकी ये जो कंडीशन है वो हमें मंजूर है, और आज मैं ये पूरे दरबार के सामने शपथ लेता हूं कि मेरे पिता राणा लाखा और हंसा बाई से जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। और मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं हमेशा मेवाड़ का रक्षक बन के रहूंगा, मेवाड़ का संरक्षक बन के रहूंगा, मैं कभी शासक नहीं बनूंगा। अब जोश जोश में शपथ ले ली। इधर राणा लाखा को ब्याह हो गया, पुत्र हुआ मोक्कल। कौन हुआ? मोक्कल। मोक्कल पुत्र हुआ। देखो, जो पुत्र कंडीशन से पैदा होते हैं ना, वो सफल नहीं हो पाते हैं। मोक्कल बड़ा ही कायर टाइप का व्यक्ति निकला, ये ज्यादा बहादुर शासक नहीं निकला, और इसके जीवन में भी कला ही रही हमेशा। क्या रही? कला, समस्या ही समस्या रही। मोक्कल बन गया, मोक्कल पैदा हुआ, क्योंकि इधर राणा लाखा बूढ़े ही थे, तो मोक्कल लगभग 12 वर्ष का हुआ। इतने में राणा लाखा चल बसे, और हंसाबाई ने अपने पुत्र राणा मोक्कल को क्या बना दिया? शासक बना दिया 1421 से 1433 तक। अब राणा मोक्कल जो थे ना, इनके जो पिता थे, कौन? राणा लाखा, इनकी मृत्यु हो गई। अब क्या कंडीशन बनती है कि पिता लाखा, माता हंसाबाई, संरक्षक पहले तो रणमल मिले बने। पहले तो कौन बने? रणमल मामा। क्योंकि हंसाबाई जो थी ना, उसका विवाह इसीलिए किया गया था राणा लाखा से, ताकि मारवाड़ का एक तरीके से क्या हो जाए, मेवाड़ पर भी अधिकार हो जाए। मारवाड़ का मेवाड़ पर अधिकार हो जाए। तो जैसे ही भांजा शासक बना, रणमल आ जाते हैं उसका रक्षक संरक्षक बनके। हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को बुला लिया मेवाड़ की, आ जाओ भाई, तुम जो है वो क्या करो, मेरे बेटे की रक्षा करना। और चुंडा को अपने दरबार से निकाल दिया था। शुरुआत में क्या किया था? चुंडा जो था ना, चुंडा, इसको दरबार से निकाल दिया था। लेकिन ये रणमल जो था ना, ये मामा शकुनी था। क्या था ये? मामा शकुनी था रणमल। और रणमल का पुत्र था जोधा। रणमल जो था वो मामा शकुनी था। इसने क्या किया? थोड़े ही समय में जो मेवाड़ का राज्य था उस पर अपना अधिकार करने का प्रयत्न करने लगा। और इस बात की पता चल गई किसको? हंसाबाई को। हंसाबाई को समझ में आ गया कि ओ मामो शकुनी है। तो हंसाबाई ने क्या किया? चुंडा को फिर से इसका जो है वो संरक्षक बना दिया। 12 वर्ष की आयु में शासक बनता है कौन? मोक्कल। मना, फना, विसल, योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट, ये इसके प्रमुख विद्वान थे। समिदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया इन्होंने, और विष्णु मंदिर द्वारिकानाथ का जो है वो निर्माण इसने करवाया। इसके बाद आते हैं कुंभा। अब मोक्कल की हत्या कर दी जाती है। मोक्कल की हत्या किसने की? हाँ, भारमली जो थी ना, भारमली प्रेमिका नहीं थी इनकी, दासी थी, दासी प्रेमिका थी। ठीक है, भारमली दासी थी इनकी। और भारमली को हंसाबाई ने बुलाया कि देखो हंसा, भारमली, तुम्हें जाकर विष देना पड़ेगा रणमल को। और रणमल को विष दिलवा दिया हंसाबाई ने। किससे? भारमली से। ठीक है, अब देखो, इसकी राणा मोक्कल की हत्या कर दी थी।
ये जो छेत्र सिंह पढ़ा था ना हमने इससे पहले, छेत्र सिंह की एक उपपत्नी थी। उपपत्नी कौन होती है? कोई दासी है और वो बहुत सुंदर है और राजा का उस पर मन आ जाता है और राजा उसके साथ जो है वो संभोग कर लेता है, तो वह क्या मानी जाती है? उपपत्नी मानी जाती है। और उस समय तो कोई गर्भ निरोधक गोलियां तो होती नहीं थी, तो इसीलिए पुत्र हो गए चाचा मेरा। चाचा और मेरा क्या हो गए? पुत्र हो गए। और चाचा और मेरा ने क्या कर दी? राणा मोकल की हत्या कर दी थी महपा पंवार के सहयोग से। बाद में जो है राणा कुंभा जो है इनका बदला भी लेगा, जो हम कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे उसको। तो ये हो गया राणा मोकल तक का मेवाड़ का इतिहास। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया? हाँ, ये इनके दरबारी कवि थे। यहां तक कोई बाधा है आपके तो बताएं आप। यहां तक की कोई चीजें आपको समझ में नहीं आई हो या फिर से समझानी हो तो कमेंट में लिखे। तो इस प्रकार से जो है वो हमने कहां पढ़ा? मोकल तक पढ़ा। कल हम कुंभा और कुंभा के आगे का शासनकाल पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये जो राजवंश वाला पार्ट है थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो कल परसों परसों पूरा हो जाएगा मेवाड़ का इतिहास। अब हम आपसे 11 बजे मिलेंगे राजस्थान की हस्तकला के टॉपिक के साथ। हमने राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास की 2 क्लास शुरू कर दी है। इतिहास की क्लास 10 से 11 बजे और कला संस्कृति की क्लास 12 से 1 बजे। तो 12 बजे आपसे मिलते हैं हस्तकला के सेशन में। और इसकी कंप्लीट जब ये मेवाड़ का इतिहास हो जाएगा तो आपको PDF भी जो है वो मिल जाएगी। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।